हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस टू सर लर्निंग हब पर। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। इस वीडियो में हम 10th क्लास के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम है डेवलपमेंट यानी विकास। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप अपनी नॉलेज को एनरिच करना चाहते हैं, अपने जीके को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर 1 डेवलपमेंट, अध्याय 1 विकास। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि अर्थव्यवस्था से आपका क्या तात्पर्य है। ये अर्थव्यवस्था नाम का जो शब्द है ये क्या चीज़ है। तो अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था एक ढांचा है जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था क्या है, एक ऐसा ढांचा जिसके अंतर्गत किसी देश की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न एवं परस्पर विरोधी कैसे होते हैं। तो विकास के जो लक्ष्य हैं वो अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति के लिए विकास के अलग मायने होते हैं, तो वो किस प्रकार से अलग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं और कई बार ये परस्पर एक दूसरे के विपरीत भी हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के लिए जो विकास का लक्ष्य है वो दूसरे के लिए विनाश का कारण भी हो सकता है, विनाश का कारण भी बन सकता है। ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर अगर मान लो किसी नदी पर बांध बनाया जा रहा है तो वहाँ के आसपास रहने वाले जो किसान हैं उनके लिए वो विनाश का कारण बनता है, क्योंकि उनको वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है, माइग्रेट उनको किया जाता है। और दूसरी तरफ जो उद्योगपति हैं उनके लिए ये विकास का कारण बनता है। तो विकास के मायने हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो आय के अतिरिक्त अन्य कारक जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं वो क्या है। सिर्फ इनकम अधिक होने से हमारा जीवन सुखमय नहीं बन सकता है। आय सेकेंडरी थिंग है। आय के अतिरिक्त हमें कुछ और चीज़ें चाहिए होती हैं अपने जीवन को, सुखी जीवन को जीने के लिए। तो आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन जीने के लिए हमारे पास नंबर 1 परिवार होना आवश्यक है, एक संपन्न परिवार होना आवश्यक है। साथ ही साथ हमारे पास एक अच्छा रोजगार होना चाहिए, हमारे अच्छे मित्र होने चाहिए और साथ ही साथ हम जिस स्थान पे, जिस देश में रह रहे हैं वहाँ हमें सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। सुरक्षा हमारी सर्वोपरि रहती है। और समानता की भावना मनुष्य का एक मूलभूत गुण है। यदि हम अपने साथ भेदभाव होता देखते हैं तो वो हम उससे बहुत निराश हो जाते हैं, जिससे हम बहुत दुखी होते हैं। तो समानता की भावना होना भी बहुत ज़रूरी है एक सुखमय जीवन जीने के लिए। और शांतिपूर्ण माहौल आदि, ये सभी महत्वपूर्ण कारक हैं आय के अतिरिक्त, जो एक समृद्ध जीवन और सुखी जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है इंसानों के लिए। तो क्योंकि इंसान आय बढ़ाकर इन सभी चीज़ों को नहीं खरीद सकता है। भौतिक चीज़ों को वो ज़रूर खरीद सकता है, मुद्रा से अपनी इनकम बढ़ाने से वो भौतिक चीज़ें तो खरीद सकता है अपने लिए, लेकिन अपने लिए परिवार नहीं खरीद सकता, अपने लिए रोजगार नहीं खरीद सकता, अच्छे मित्र नहीं बना सकता, ना ही अपने लिए सुरक्षा खरीद सकता है। समानता का व्यवहार वो अपने लिए नहीं खरीद सकता है मुद्रा के बल पर, पैसे के बल पर वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो जिन क्षेत्रों में आपके साथ जो क्षेत्र अधिक सुरक्षित हैं, जहाँ पे समानता की भावना लोग आपस में रखते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में लोग रहना पसंद करते हैं। और जिनका एक अच्छा परिवार का बॉन्डिंग जिनकी है वही लोग सुखी हैं। साथ ही साथ एक अच्छा रोजगार अगर आपके पास है और साथ ही अच्छे मित्र आपके पास हैं तो वही व्यक्ति जीवन में सुखी रहता है। नेक्स्ट आपके पास आर्थिक विकास के लिए साक्षरता की अनिवार्यता क्यों है। अगर आप आर्थिक विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए व्यक्ति को साक्षर होना अनिवार्य माना गया है। तो क्या कारण है ऐसा कि आर्थिक विकास के लिए आपका साक्षरता अनिवार्य है। तो पहला कारण है कि साक्षर होने से ज्ञान व दक्षता में वृद्धि होती है।
दूसरा, रोजगार के जो स्तर हैं उसमें भी वृद्धि होती है। अगर आप साक्षर हैं उस तो साक्षर होने से आपके अच्छी नौकरी मिल सकती हैं, आपको अच्छा रोजगार मिल सकता है। और तीसरा कारण है नई तकनीकों का प्रयोग करना, आप जान पाते हैं, नई तकनीकों के तकनीकी स्तर आप उठा सकते हैं साक्षर बनकर। और नंबर 4 है लोगों में स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती है अगर आप साक्षर हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि आर्थिक विकास के लिए, अगर आप साक्षर नहीं हैं तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर इनकलकेट नहीं की जा सकती। नए नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए जो साक्षरता है वो हमारी क्षमता को बढ़ाती हैं। हमारी नॉलेज बढ़ने से हम हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम नए नए इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। वो तभी संभव है यदि हम साक्षर हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट निकल के आता है इसमें वो है किसी देश की आय से आपका क्या अभिप्राय है। तो आय क्या होती है किसी देश की, वो हम देखेंगे। किसी देश की आय से आप क्या समझते हैं। किसी देश की आय उस देश की भौगोलिक सीमा के अंदर निवास करने वाले निवासियों की आय से संबंध रखता है। यानी किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, हर देश की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है, अपना एक क्षेत्रफल होता है, उसके अंदर जितने भी लोग निवास करते हैं वो जितना भी कुछ कमाते हैं, जितनी भी कुछ अर्निंग करते हैं, चाहे वो कृषि करके करते हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर में काम करके करते हैं, चाहे वो किसी अन्य क्षेत्र में काम करके करते हैं, तृतीयक क्षेत्र में काम करके करते हैं, चाहे द्वितीयक क्षेत्र में, चाहे प्राथमिक क्षेत्र में। व्यवस्था की दृष्टि से 3 क्षेत्र माने जाते हैं। तो जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं उन सभी की लोगों की आय को जोड़ दिया जाता है और इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है और जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में जीडीपी कहा जाता है। और जीडीपी की फुल फॉर्म होती है आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो किसी देश की आय से अभिप्राय, हमारा सीधा सा अभिप्राय होता है कि एक देश के अंदर रहने वाले जो कुल नागरिक हैं वो जितनी भी एक वर्ष के अंदर कमाई करते हैं उन टोटल का कैलकुलेशन किया जाता है, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, कुल आय के सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है देश में औसत आय या प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। किसी देश की औसत आय क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। तो देश की जो कुल आय यानी कुल जो जीडीपी आपकी निकल के आई है उसको जब कुल जनसंख्या से डिवाइड किया जाता है, कुल जनसंख्या से जब भाग दिया जाता है तो जो नंबर निकल कर आता है वो प्रति व्यक्ति आय या देश की औसत आय कहलाती हैं। और एक बात ध्यान रखें कि जब किन्हीं 2 देशों के बीच की औसत आय की हम कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए हम दोनों देशों की औसत आय जो हैं वो अमेरिकन डॉलर्स में निकालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हमारी अमेरिकन डॉलर है, इसलिए 2 देशों के बीच की प्रति व्यक्ति आय देखने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा अमेरिकन डॉलर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि देशों के मध्य विकास को नापने के क्या कारक हैं। यानी कौन सा देश कितना विकसित है और कौन सा देश कितना पिछड़ा हुआ है उसको कैसे नापा जाता है, किन मायनों पे नापा जाता है, किन आधारों पे इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो उसके लिए 5 महत्वपूर्ण कारक होते हैं। पहला आपके पास औसत आय होती है, यानी हर देश की औसत आय, पूरे विश्व में जितने कंट्रीज़ हैं उनकी यूएस डॉलर में औसत आय निकाली जाती हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा औसत आय होती है वो उसको उतना ज़्यादा अच्छा रैंक मिलता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे स्वास्थ्य सेवाएं, यानी जिसकी जितनी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं होंगी वो औसत आय के बाद स्वास्थ्य सेवाएं जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा रैंक मिलेगा। तीसरा कारक होता है विकास का जन्म और मृत्यु दर, यानी कितने प्रति हज़ार पर कितने लोगों की मृत्यु होती हैं एक वर्ष में, वो डाटा निकाला जाता है जिसको आप मृत्यु दर कहते हैं। और प्रति हज़ार व्यक्ति पर कितने लोगों की मृत्यु होती है उसे मृत्यु दर, और प्रति हज़ार महिलाओं पर कितने लोग बच्चों ने जन्म लिया
उसे जन्म दर कहते हैं। तो इन दोनों का डाटा निकाला जाता है, जन्म दर और मृत्यु दर का। इसको भी विकास किसी देश का विकास निर्धारित करने के कारक में सम्मिलित किया गया है, जन्म दर और मृत्यु दर को भी। चौथा आपके पास है जीवन प्रत्याशा, यानी किसी देश में कितनी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कितना अच्छा रहन सहन है, जिससे कि लोगों की जीवन प्रत्याशा यानी उम्र जो है जितनी ज़्यादा होगी उस देश को उतना अच्छा रैंक मिलता है, वो देश उतना ज़्यादा विकसित कहलाता है। पांचवा आपके पास है प्रदूषण मुक्त वातावरण। यदि आपके देश का वातावरण प्रदूषण मुक्त है तो वो भी एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, क्योंकि स्वस्थ जीवन के लिए और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण एक महत्वपूर्ण कारक समझा जाता है। इसलिए उसको विकास का भी महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। अगर किसी देश का विकास आपने देखना है तो इन 5 आधारों पर उस देश को रैंकिंग दी जाती है। पहला कारक है औसत आय, दूसरा कारक है आपके पास स्वास्थ्य सेवाएं, तीसरा है जन्म दर और मृत्यु दर, चौथा है आपके पास जीवन प्रत्याशा और पांचवा है प्रदूषण मुक्त वातावरण। तो ये पांचों पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। किसी देश का विकास इन 5 कारकों से निर्धारित होता है। नेक्स्ट आपके पास है कि एक विकासशील और विकसित देश की मुख्य विशेषताएं क्या है। विकासशील और विकसित देश की विशेषताएं क्या होती हैं, तो विकसित देश कौन से होते हैं, उसके लिए ये 5 पॉइंट्स जरूरी हैं। उस विकसित देश वो कहलाता है जिसकी साक्षरता दर उच्च हो और जिसकी प्रति व्यक्ति आय भी उच्च हो। तीसरा, नई तकनीकी वो विकसित उद्योग जिस देश में हो। नंबर 4, उच्च स्तरीय रहन सहन यानी हाई लिविंग स्टैंडर्ड जिस देश के लोगों का है वो विकसित देश कहलाते हैं। नंबर 5, लोगों की स्वास्थ्य सहित स्थिति बेहतर जिस देश में है, यानी स्वास्थ्य स्थिति जिस देश के लोगों की अच्छी है, जिस देश में जन्म दर कम है, मृत्यु दर कम है, वो देश सबसे ज़्यादा विकसित माने जाते हैं। अब विकासशील देश कौन से होते हैं, जिन देशों में साक्षरता दर निम्न होती है। नंबर 2, प्रति व्यक्ति आय भी निम्न होती है। नंबर 3, औद्योगिक रूप से भी वे पिछड़े हुए होते हैं। नंबर 4, सामान्य रहन सहन वहाँ के लोगों का होता है। और नंबर 5, जिन देशों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव हो, यानी जिन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक हो, वो देश विकासशील देश कहलाते हैं। और हमारा देश भी विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, यानी हमारी साक्षरता दर भी निम्न है, हमारी प्रति व्यक्ति आय भी निम्न है, औद्योगिक रूप से भी हम अभी पिछड़े हुए हैं और सामान्य रहन सहन हमारा है और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से भी हम वंचित हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आर्थिक नियोजन। अब ये आर्थिक नियोजन क्या होता है? आर्थिक नियोजन देश के संसाधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से आगे बढ़ाना आर्थिक नियोजन कहलाता है। ध्यान रखें, ये आर्थिक नियोजन क्या होता है? देश में मौजूद जो संसाधन हैं उनका एक लिमिट है, वो एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो इन सीमित संसाधनों का लाभ उठाकर देश को विकास की राह पर योजनाबद्ध तरीके से आगे ले जाना आर्थिक नियोजन कहलाता है। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, जिसको हम जीएनपी शॉर्ट में कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसको हम कहते हैं, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से इसको अर्थशास्त्र की भाषा में जाना जाता है। तो जीएनपी क्या है, यानी राष्ट्रीय आय क्या है? देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य और विदेशों में रहने वाले हमारे भारतीय मूल के नागरिकों द्वारा जो आय की जाती हैं उनको जोड़कर उस देश की राष्ट्रीय आय निकलती हैं, जिसे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी कहते हैं। यानी भारत के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनके द्वारा जो भी सेवाएं और जो भी वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं उन सभी का मूल्य और भारत से बाहर विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा
जितनी भी आय की जाती हैं वो उन सब की आय को जोड़कर जीएनपी निकलती हैं, यानी हमारी राष्ट्रीय आय निकलती हैं। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास है प्रति व्यक्ति आय। ये ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब किसी देश की कुल आय को उसके कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो राशि निकल कर आती है वो उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहलाती हैं। भारत मध्य आय वर्ग का देश कहलाता है क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2019 में जो है वो $6,700 यूएस डॉलर प्रति वर्ष थी। यानी एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति भारत में हर व्यक्ति 2019 में सिर्फ $6,700 ही एक साल में कमा पाता था। और ये जो हमारी आय की स्थिति है वो मध्यम वर्ग में आती हैं। उच्च वर्ग के लिए हमें 49,000 प्रति व्यक्ति यूएस डॉलर प्रति वर्ष कमाना होगा, तभी हम विकसित देश कहलाएंगे। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट्स निकल के आते हैं उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके पास शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर किसी एक वर्ष के दौरान जो प्रति 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष, ध्यान रखना, एक वर्ष से कम आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती हैं आपकी शिशु मृत्यु दर। यानी शिशु मृत्यु दर क्या होती है? प्रति 1000 जीवित बच्चे, एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित बच्चों में से जितने बच्चे मर गए उनकी रेशो, उनका अनुपात जो है उस देश की शिशु मृत्यु दर कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास है साक्षरता दर। साक्षरता दर में ध्यान रखें कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के साक्षर लोगों की जनसंख्या का अनुपात होता है। तो ध्यान रखें 7 वर्ष से ज़्यादा आयु वर्ग के लोग इसमें शामिल होते हैं और 7 वर्ष से अधिक जितने भी लोग होते हैं उनमें से साक्षर कितने हैं, टोटल में से साक्षर लोग निकाले जाते हैं और टोटल जनसंख्या से उनको डिवाइड किया जाता है। तो जो वो निकल कर आता है अनुपात, उसको हम साक्षरता दर कहते हैं। अगला आपके पास है निवल उपस्थित अनुपात। निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है कि 14 से 15 वर्ष, ध्यान रखें निवल उपस्थिति अनुपात में एज लिमिट फिक्स है। 14 से 15 वर्ष की आयु के जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन बच्चों के जो ये आयु वर्ग हैं 14 से 15, इस आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं टोटल जो स्कूल जाते हैं और जो स्कूल नहीं जाते हैं उनके बीच का अनुपात जो है वो निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। मान लीजिए किसी देश में 14 से 15 आयु वर्ग के 100 बच्चे हैं और 100 बच्चे में से आपके पास जो स्कूल जाते हैं वो आपका मान लो 60 बच्चे ही स्कूल जाते हैं, तो 60 अनुपात 100 ये आपका उस देश का निवल उपस्थिति अनुपात कहलाएगा। सिर्फ 60% ही आपके बच्चे स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, ध्यान से सुनें। बीएमआई। बीएमआई क्या है? बीएमआई, तो बीएमआई बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स है। बीएमआई जिसको हम हिंदी में शरीर का द्रव्यमान सूचकांक कहते हैं, यानी बॉडी मास इंडेक्स इंग्लिश में इसको कहा जाता है, बीएमआई को बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना है। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या है? शरीर का द्रव्यमान सूचकांक से पोषण वैज्ञानिक जो हैं किसी वयस्क के अल्प पोषित होने की जांच कर सकते हैं। यानी बीएमआई इंडेक्स से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा बच्चा कुपोषित है और कौन सा कुपोषण रहित है। तो इसके लिए हमें बीएमआई इंडेक्स का प्रयोग करना होता है। और बीएमआई इंडेक्स का प्रयोग हम कैसे करते हैं? प्रत्येक बच्चे का पहले हम भार ले लेते हैं किलोग्राम में और उसके बाद
हम प्रत्येक बच्चे को की हाइट मापते हैं, ऊंचाई मापते हैं, वो सेंटीमीटर में, ध्यान रखना भार किलोग्राम में लेंगे और ऊंचाई उसकी सेंटीमीटर में मापते हैं। और ऊंचाई नापने के बाद किलोग्राम में व्यक्त भार और सेंटीमीटर में व्यक्त ऊंचाई को आपस में भाग दिया जाता है। और इस भाग देकर, इस वर्ग से जब हम भाग देते हैं तो जो संख्या निकल कर आती हैं वो बीएमआई कहलाता है उस बच्चे का। और यह बीएमआई संख्या अगर 18.5 18.5 से अगर कम है, अगर ये लेस देन 18.5 हैं तो वो व्यक्ति कुपोषित, वो बच्चा कुपोषित है। और अगर ये ग्रेटर देन 25 हैं, 25 से अधिक अगर ये संख्या निकल कर आती है, बीएमआई इंडेक्स आपका 25 से ज़्यादा है, तो वो व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त हैं। तो ध्यान रखें कि बीएमआई बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स है। इसमें हम किसी व्यक्ति के कुपोषित और मोटापे का पता लगा सकते हैं। हम इसमें दो चीज़ें करते हैं, पहले बच्चों का भार वजन करते हैं किलोग्राम में, उसको लिखते हैं, फिर उसका बच्चे की हाइट देखते हैं, सेंटीमीटर में उसको व्यक्त करते हैं, और हाइट को और वेट का जो भी आंकड़ा निकल कर आता है उसको आपस में डिवाइड कर लेते हैं। और डिवाइड करके अगर वो 18.5 से कम है तो वो बच्चा कुपोषित है, और अगर 25 से अधिक है तो वो बच्चा मोटापे से ग्रस्त है। यानी हमारा बीएमआई तभी ठीक है अगर हम 18.5 से अधिक और 25 से कम अगर हमारा बीएमआई है तो हम स्वस्थ व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति स्वस्थ हैं जिसका बीएमआई 18.5 से ज़्यादा और 25 से कम है। नेक्स्ट आपके पास है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक क्या होता है? आय और अन्य कारक जो 5 हमने ऊपर पढ़े थे उनके समेकित सूची के आधार पर किसी देश की गुणवत्ता के आधार पर उसको वर्गीकृत किया जाता है, उसको नंबरिंग दी जाती हैं। यह विभिन्न देशों में विकास के स्तर का मूल्यांकन करते हैं। इसमें देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होती हैं। मानव विकास सूचकांक की गणना में भारत का 136वां स्थान है। नेक्स्ट आपके पास जो दिया गया है वो है विकास की धारणीयता। और विकास की धारणीयता क्या चीज़ है? विकास की धारणीयता से अभिप्राय पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना विकास की धारणीयता कहलाता है। यानी हमें विकास का ऐसा तरीका चुनना है जिससे हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो और हमें विकास की राह पर आगे सफलता भी मिलती रहे। तो विकास की धारणीयता से अभिप्राय सीधा सा है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है और विकास की राह पर आगे बढ़ते रहना है। ऐसा रास्ता हमें विकास की धारणीयता कहलाता है। वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ भावी पीढ़ी की ज़रूरतों को भी हमें ध्यान में रखते हुए विकास करना है। यही हमारी विकास की धारणीयता कहलाती हैं। विकास की धारणीयता की विशेषताएं क्या होती हैं? कि विकास की धारणीयता की विशेषताएं, नंबर 1 संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा। नंबर 2 नवीकरणीय संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा हमें। नंबर 3 वैकल्पिक संसाधनों को हमें ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। नंबर 4 हमारे पास संसाधनों को पुनः उपयोग और पुनः सक्रिय बनाने का भरसक प्रयास करना होगा, तभी हम विकास की धारणीयता को संभव कर सकते हैं। अब नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन, भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधन का महत्वपूर्ण उदाहरण है। यानी फसल और पौधों की तरह है, नए इन संसाधनों को पुनः पूरित प्रकृति द्वारा किया जा सकता है, लेकिन यहाँ भी हम इन संसाधनों को अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग किया जाए तो इस संसाधनों का अति उपयोग कहलाएगा। गैर नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कुछ ही वर्षों में प्रयोग के पश्चात समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इन्हें पुनः पूरित नहीं किया जा सकता।
इसके साथ ही आपका फर्स्ट चैप्टर जो विकास हैं वो समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।